एमडीआई स्कूल यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि बच्चों हमने आपको हिंदी की वीडियो सबसे पहले शुरुआत की थी और हमने आपको हिंदी में वर्णमाला और उपसर्ग के चैप्टर पढ़ा चुके हैं। तो आप पीछे हिंदी की जितनी भी वीडियो है उसमें आप वर्णमाला और उपसर्ग को देख लीजिएगा। वर्णमाला 1-2 पार्ट में होगा और उपसर्ग भी संभवतः 3 पार्ट में है। तो वो वीडियो देख लेंगे तो आपको हिंदी का वर्णमाला और उपसर्ग समझ में आ जाएगा। और बच्चों आपको हमने क्लास 9th का गणित का पहला चैप्टर समाप्ति करो, उसमें भी 5-6 वीडियो पढ़ चुकी हैं। हाई स्कूल में गणित का पहला चैप्टर हमने खत्म कर दिया है। दूसरा चैप्टर बहुपद भी हमने उसके एकदम कगार पे ही है, 1-2 हेडिंग और बाकी होगी। हेडिंग वाइज जो हेडिंग जैसे है, हेडिंग हर हेडिंग को हम विश्लेषण करते हुए गणित में पढ़ाते हुए आगे बढ़े हैं। और आप लोगों के लिए संस्कृत की भी क्लास चालू हो चुकी है। संस्कृत में वर्ण विचार हमने शुरू में सबसे पहला चैप्टर वही उठाया है, उसको हम पढ़ा भी चुके हैं। ठीक, उसकी 1-2 वीडियो आपको मिलेगी, वर्ण विचार आपका क्लियर हो जाएगा। आज हम हिंदी में समास की चर्चा करेंगे, जो कि हमारा तीसरा चैप्टर है। हमारे अकादमी की तीसरा चैप्टर है वर्णमाला, आपको पढ़ा चुके हैं, और उपसर्ग। आज हम चर्चा करने वाले हैं समास पर। चैप्टर का नाम है पाठ 3 और हिंदी। कोई ये जरूरी नहीं है कि हिंदी 9th वाले के लिए है कि हाई स्कूल। जो बच्चा 6 से 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11, 12 या किसी भी कंपटीशन की परीक्षा में बैठता है तो उसके लिए ये हिंदी का जो समास है वो महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले समास पे हम आपको ये भी बता दें कि जो ये वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्र सहपाठी तक शेयर भी कर दीजिएगा। और जो क्लास 9th और क्लास 10 के बच्चे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जो 9th वाले क्लास के बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जो 8वीं से 9वीं में पहुँचे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो, चाहे इंडिया में पढ़ते हो, किसी भी स्कूल में कहीं भी पढ़ते हो, अपना नाम सुनिश्चित करा लीजिए। 5 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, आखिरी डेट है। नहीं समाप्त हो जाएगा तो आपका 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा और आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जो हाई स्कूल वाले हैं उनकी बोर्ड फीस जमा हो रही है, वो भी अपना नाम अंकित करा ले, क्योंकि लास्ट डेट 5 अगस्त उनकी भी है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात अपने मित्र सहपाठी जो भी आपके हैं उनको बताइए। और जो 8 के बच्चे हैं हो सके तो एमडीआई मिल्कीपुर में आप एडमिशन कराइए, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं। सरकार ने भी आदेश किया है कि आप ऑनलाइन कक्षाएं चलाएं जिससे बच्चे आसानी से पढ़ सकें। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आज हमारा टॉपिक है समास और पार्ट 3 है समास की चर्चा करते हैं। तो समास के कुछ महत्वपूर्ण पहले बात हम जान लेते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या है, समास और संधि में बच्चे उलझ जाते हैं। समास जो होता है वो 2 शब्दों का योग होता है। समास में 2 शब्द किससे मिलके बने होते हैं, वर्ण से, अक्षर से। तो समास 2 शब्दों से मिलके बना होता है। जैसे राम, श्याम, महेश, ये सब शब्द है, शब्द से ही नाम बनता है। लेकिन छोटा, छोटी, बड़ी, का, पा, या, रा, वा अक्षर है, वर्ण है, इनको हम शब्द नहीं कहते। तो समास 2 शब्दों का योग से निर्मित होता है, बना होता है। और संधि जो होता है वो 2 वर्णों से मिलकर बना होता है। क्लियर हुआ? बात बहुत सूक्ष्म है। जब 2 शब्द मिलकर बने तो समास, और 2 वर्ण मिलकर बने तो संधि। चलिए लिखते हैं। समास
में दो शब्दों का योग होता है। समास में दो शब्दों का योग होता है। समास में दो शब्दों का योग होता है। समास में दो शब्दों का योग होता है। योग होता है। बात क्लियर हुआ? समास में दो शब्दों का योग होता है, जबकि किसमें? संधि में। जबकि संधि में दो वर्णों का योग होता है। दो वर्णों का क्या होता है? योग होता है। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि समास में दो शब्दों का योग होता है, जबकि संधि में दो वर्णों का योग होता है। ठीक। समास का निर्माण जब कभी होगा? दो शब्द से होगा। जैसे हम मान ले कि दो शब्द हो क्या सकते हैं, तो यथास्थान, यथा अलग, स्थान अलग, दो शब्द मिल गए। ठीक। आजीवन, बड़ा आजीवन, यानी दो शब्द मिलकर जब बन जाए तो समास होता है, जबकि संधि में दो वर्णों का योग हो जाए तो संधि होता है। ठीक। अब अगले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब यहां से हम आपको 4-5 चीजें मजबूत कर रहे हैं, वो ध्यान से समझिएगा। ठीक। पहला तीर का निशान, समास के प्रकार। समास के प्रकार कितने होते हैं? दूसरा तीर का निशान, समास का राजा कौन है? दूसरा तीर का निशान। और तीसरा तीर का निशान, समास के प्रकार, समास का राजा और समास का विलोम। ये हो गया चौथा पॉइंट। ठीक। और अगला पॉइंट हो जाएगा समास का अर्थ। समास का अर्थ ये हमने 4 बना दिए हैं, अब ये आपको समझना है। तो समास का अर्थ क्या होता है, इस डब्बे में समझेंगे। समास के प्रकार क्या होते हैं, इस डब्बे में समझेंगे। ठीक। ध्यान से एकदम समझते चलिए। समास का राजा कौन होगा, इस डब्बे में समझेंगे। और समास का विलोम क्या होता है, इस डब्बे में समझेंगे। ठीक। और यहां से आप लिख सकते हैं दो शब्दों के योग से, दो शब्दों के योग से बना, या दो शब्दों के योग से समास का निर्माण होता है। दो शब्दों के योग से समास का निर्माण होता है। दो शब्दों के योग से समास का क्या होता है? निर्माण होता है। समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त। कोई पूछे आपसे कि समास का अर्थ क्या होता है, तो संक्षिप्त होता है। समास के प्रकार कितने हैं? तो 6 हैं। कितने हैं? 6। समास का राजा किसे माना जाता है? बहुब्रीहि समास। किसको?
बहुब्रीहि समास। ठीक, यहाँ पर छोटा उपमांतर है, घबरा नहीं। बहुब्रीहि समास और समास का जो विलोम होता है, उल्टा जिसको कहते हैं व्यास। देखिए कॉलम पूरा भर गया है कि अब आपको यहां से 5 प्रश्न तैयार हो गए। कितने? 5। 1 2 3 4 और ये स्वयं परिभाषा 5। तो समास की हम चर्चा कर रहे थे। तो समास क्या है? दो शब्दों के योग से समास का निर्माण होता है। जब दो शब्द आपस में मिलेंगे तो समास बनेगा, दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो संधि का निर्माण होगा। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, छोटा। जब दो शब्द मिलके एक शब्द बनेगा तो कोई छोटा शब्द बनेगा। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त और समास के प्रकार हैं 6। समास के प्रकार कितने हैं? 6। और समास का जो राजा माना जाता है बहुब्रीहि समास, और समास का जो विलोम होता है व्यास। प्यास मत समझना, व्यास। ठीक, यानी व्यास होता था आधा व व्यापार मंत्र व्यास वा नहीं लिखा जाता आधा वा। तो फिर से समझ लीजिए कि दो शब्दों के योग से समास का निर्माण होता है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, समास के प्रकार होते हैं 6 और समास का राजा होता है बहुब्रीहि समास और समास का विलोम होता है क्या? व्यास। ठीक, उम्मीद करते हैं ये 5 महत्वपूर्ण बातें आपको जरूर समझ में आई होंगी। अब हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आपको अगले हेडिंग अब आपको क्या लिखना है? समास के हम प्रकार जानेंगे कि समास के प्रकार कौन कौन से हैं, कि समास के प्रकार कौन कौन से हैं। चलिए तो अगले हेडिंग है आप लोगों का समास के प्रकार। समास के प्रकार। अब समास के प्रकार क्या हैं? ध्यान से समास के प्रकार की हम चर्चा कर लेते हैं। यहां एक तीर का निशान बनाइएगा, गोले में भर दीजिएगा 6। समास के प्रकार कितने? 6। ठीक, नंबर 1 अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। और नंबर 2 तत्पुरुष। अव्ययी भाव समास आ जाए या तत्पुरुष, आधा ता रहता है पुरुष, तत्पुरुष समास। और तीसरा आ जाएगा तत्पुरुष समास के बाद तीसरा आ जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। और चौथा आ जाएगा, छवि 3 ही हो गए, ठीक, चौथा आ जाएगा द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। और 5वां आ जाएगा द्वंद्व समास, या आधा ना लिख के लिख सकते हैं, चाहे उसे लिख दीजिए द्वंद्व समास। और लास्ट हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। तो समासों की संख्या कितनी है? तो समास की संख्या कितनी है? 6। ठीक, समास की संख्या 6 है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक, अब इनके कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं।
इसके नीचे एक डब्बा बना लीजिए और इसके नीचे भी एक डब्बा बना ही लीजिए और इसके नीचे भी एक डब्बा बना लीजिए। सबके नीचे एक डब्बा आप बना लीजिए। जब सबके नीचे एक एक डब्बा बन जाएगा तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, एक एक हम लिख देते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें पूर्व पद जो होगा, पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। अभी हम बताएंगे पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, सब बताएंगे। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। और द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान। गांव वाले प्रधान मत समझिएगा, यहां प्रधान मतलब होता है मुखिया, मेन कौन है। और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। चलिए, बात क्या समझना था कि समास के प्रकार कितने, तो बोलेंगे समास के प्रकार कितने, तो 6। नंबर 1 कौन आता है, तो नंबर 1 आता है अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद क्या होता है, प्रधान। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, आजीवन, आजीवन। अब यहां पर जो ये आ है ये उपसर्ग है, जो प्रथम पद होता है उसी को कहते हैं पूर्व पद और जो बाद वाला पद होता है उसी को कहते हैं उत्तर पद। ठीक है ना, पूर्व पद उत्तर पद क्या है, जो शुरू का पद है वो पूर्व पद, जो बाद का पद है वो उत्तर पद। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है और द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है और द्वंद्व समास में भी उत्तर पद प्रधान, अच्छा नहीं, द्वंद्व समास में दोनों पद, पूर्व पद, जैसे ये वाला समझ लीजिए, द्वंद्व वाला जैसे लिखते हैं राजा रानी, राजा रानी, तो राजा भी प्रधान, रानी भी अपने आप में प्रधान। माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, दाल भात, दाल अलग है भात दोनों एक तो कह नहीं सकते, तो स्वयं अपने आप में क्या है, राजा है। तो जिसमें दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास। और बहुब्रीहि समास क्या है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता तो कोई तीसरा होता है। जैसे हमने कहा दशानन, कहा ना, तो दशानन का मतलब अर्थ क्या निकलेगा, दशानन किसको कहते हैं, रावण को। तो रावण तो समास में आएंगे नहीं, लेकिन दशानन कहते किसको, रावण को। तो जैसे कोई चीज, कोई भी वस्तु का नाम ले जाए किसी तीसरे को संबोधित करे तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। तो समास के प्रकार है 6, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास।
अव्ययी भाव समास को पूर्व पद प्रधान, तत्पुरुष समास को उत्तर पद प्रधान, कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान, द्विगु समास का उत्तर पद का मतलब यही रानी, बाद वाला पद, बाद वाला पद उत्तर पद, शुरू वाला पद पूर्व पद। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। प्रश्न कैसे आता है, पूछेगा ऐसे कि बहुब्रीहि समास में कौन से पद प्रधान होता है? ऑप्शन पूर्व पद प्रधान होता है, दूसरा ऑप्शन उत्तर पद प्रधान होता है, तीसरा ऑप्शन दोनों पद प्रधान होता है, और चौथा ऑप्शन कोई पद प्रधान नहीं होता। पूछ क्या रहा है? बहुब्रीहि समास का। हम जानते हैं कि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो टिक कौन लग जाएगा? चौथा वाला ऑप्शन। प्रश्न उसने फिर से पूछ लिया कि कर्मधारय समास में कौन सा पद, कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है? ऑप्शन वही, पहला ऑप्शन पूर्व पद प्रधान, दूसरा ऑप्शन उत्तर पद प्रधान, और तीसरा दोनों पद प्रधान, और चौथा कोई भी पद प्रधान नहीं। तो मुझसे पूछ क्या रहा? कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास में उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो हम कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान वाले पर टिक लगा देंगे कि यही सही होगा। प्रश्न उसने पूछा कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? ऑप्शन देगा कि पूर्व पद प्रधान होता है, कि उत्तर पद प्रधान होता है, कि दोनों पद प्रधान होता है, कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो आपका आंसर सही होगा कि पूर्व पद ही प्रधान होता है, वो भी किसमें? अव्ययी भाव समास में। प्रश्न आया कि समास कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन दे दिया 5, ऑप्शन दे दिया 7, ऑप्शन दे दिया 6, और ऑप्शन दे दिया 10। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? 6, तो टिक हम लगा देंगे 6 पर। प्रश्न आया कि समासों का राजा किसे माना जाता है? दे देगा श्रृंगार रस, रस दे दे। प्रश्न का पूछे कि बताइए समासों का राजा या समास का राजा किसे माना जाता है? श्रृंगार रस। बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, और दे दे वीर रस, दे दे भाई ऑप्शन। तो आप घबराइए नहीं, समासों का जो राजा माना जाता है वो बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न पूछेगा, ये सब प्रश्न के नेचर बता रहे हैं, ऐसे ही तो आपको तैयार करना पड़ेगा। प्रश्न फिर पूछ लिया उसने कि समास का विलोम क्या होता है? ऑप्शन देगा छोटा होता है, कि व्यास होता है, कि सूक्ष्म होता है, कि संक्षिप्त होता है। ना तो छोटा होता है, ना तो संक्षिप्त होता है, ना तो सूक्ष्म होता है। समास का विलोम सिर्फ व्यास होता है। प्रश्न उसने पूछा कि समास का अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। पहला ऑप्शन कि संक्षेपीकरण होता है, बहुत बड़ा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो समास का जो अर्थ होता है, चाहे कहे संक्षेपीकरण और चाहे आपसे कहे संक्षिप्त। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। अब नंबर 1 जान लेते हैं आज केवल कि अव्ययी भाव समास क्या है। चाहो तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक हो गया ना? चलिए पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। चलिए जानते हैं भैया ये अव्ययी भाव समास क्या है। तो पहली हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, अव्ययी भाव समास। कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं?
तो पहली हेडिंग हो जाएगी अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास क्या है, अब ध्यान से समझ लेते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या है। इसमें कुछ पॉइंट लिख लीजिए। नंबर 1 पॉइंट, उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग होते हैं। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव समास में दो बात याद रखना है कि उपसर्ग होते हैं और इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। और एक बात, इसमें पूर्व पद में, इसमें या पूर्व पद लिख दीजिए, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व में या पूर्व पद में अव्यय होता है। अव्यय होता है। अव्यय मतलब होता है कि जो हटे ना, खत्म ना हो, जैसे यथा निरर्थक शब्द है। तो इतना ही याद रखना है कि अव्ययी भाव समास में उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग जरूर मिलेंगे और उपसर्ग हम पढ़ा चुके हैं, उपसर्ग आरंभिक में ही मिलते हैं। तो उपसर्ग होते हैं, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद में अव्यय होता है। तो तीन बातें किसकी याद रखना है, अव्ययी भाव समास की। अब हम चलते उदाहरण पर, फिर आज की क्लास यहीं पर एंड करेंगे और एक ही समास पढ़ाएंगे, एक दिन बताएंगे। जैसे लिख लीजिए। जैसे में कौन कौन से उदाहरण आएंगे तो लिख लीजिए। जैसे में नंबर 1 हमने उदाहरण लिखा, क्या नंबर 1, यथाशक्ति। अब यथा जो है ये उपसर्ग नहीं है, यथा आपका एक अव्यय है। तो यथाशक्ति या लिख दीजिए यथा स्थान। तो यथा जो लिखा गया है ये आपका एक क्या है, अव्यय है। और इसका जब हम विस्तार करेंगे तो लिखेंगे स्थान के अनुसार। यथा स्थान का मतलब क्या हो जे, स्थान के अनुसार। और दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं आजीवन। तो आजीवन, आजीवन में बड़ा आ क्या है, उपसर्ग है। ये बड़ा जो है ये उपसर्ग है। ये यथा क्या है, तो ये लिख सकते हैं अव्यय है। ये बड़ा क्या है, तो ये उपसर्ग है। उपसर्ग हम संस्कृत, हिंदी और विदेशी पढ़ा चुके हैं आपको। आजीवन का अर्थ होगा जीवन भर। क्या हो जाएगा, जीवन भर। ठीक, जीवन भर। ठीक, ये उदाहरण है महत्वपूर्ण। अब तीसरा हमने उदाहरण लिख दिया प्रतिदिन। तो याद रहे प्रतिदिन में जो ये प्रति है ये भी आपका एक क्या है, उपसर्ग है। प्रति क्या है, उपसर्ग है। और जब इसका अलग करेंगे, विस्तार करेंगे तो हो जाएगा प्रत्येक दिन। क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन। और चाहे एक उदाहरण ले सकते हैं, हर घड़ी। क्या लिखागा, हर घड़ी। अब यहां हर क्या है, उपसर्ग है। याद करो उपसर्ग की लाइन, हर गैर खुशीला नादर, हम सब हैं नेक हैं ढाब सर। ये तो ना बड़ा ट्रिक लिखा रहे। तो हर घड़ी, अब इसका भी अर्थ वही निकलेगा, हर घड़ी। तो कहने का मतलब जहां उपसर्ग आए और जहां पर क्या आए, अव्यय आए, वहां पर होता है अव्ययी भाव समास। ठीक, यथा संभव, यथा शक्ति, यथा स्थान। और उदाहरण सकते हैं प्रतिदिन हो गया, हर घड़ी हो गया, बेकाब हो गया। तो जहां उपसर्ग आगे लगा दिखाई दे
आपको हमेशा लिखना है कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। कल हम आपको तत्पुरुष के भेद बताएंगे, थोड़ा बड़ा भी है, तो कल हम तत्पुरुष के भेद आपको आगे बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों को बताइए कि चैनल से जुड़े। 9th की हाई स्कूल की और 15 तारीख से 6, 7, 8 की भी क्लास हम शुरुआत करा देंगे। तो आप लोग बढ़िया मेहनत कीजिए, नाम लिखवा लीजिए और घर पे बढ़िया बैठकर नोट्स बनाते चलिए, ठीक, और बढ़िया अच्छे तरीके से तैयारी करिए। और एडमिशन की डेट जो है 9th और हाई स्कूल की 5 तारीख है, ठीक। तो इतना ही कहेंगे। मैं मनोकांता तिवारी आप लोगों के लिए हर विषय की जानकारी लेकर आऊंगा, हर विषय का एक एक पॉइंट आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। गणित, विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, सामाजिक विज्ञान तक की हम सारी जिम्मेदारी आपसे लेते हैं। हम आपको विस्तार से अच्छे ढंग से पढ़ाते हुए चलेंगे। जहां कुछ भी समझ में नहीं आता है आप कमेंट करिएगा, ठीक, हम आपको जरूर उसका कुछ ना कुछ आंसर बताएंगे। जो नहीं आएगा अगले दिन हम आपको देख के जरूर बताएंगे। ये हम नहीं कहते कि हमको बहुत आता है, जो नहीं आएगा हम अगले दिन आपको उसका विश्लेषण जरूर कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना नोट कर लिए होंगे। कल हम आपको जब आगे बढ़ेंगे तो आपको यथास्थान से विधिवत अच्छे ढंग से लेकर चल रहे हैं। अब आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि सर नोट्स नहीं बन रहा है। अब हम एक एक चीज, पहले क्या था कि हम इसे समझाते हुए चले जाते थे, नोट्स नहीं बन पाता था। अब हम आपको एक एक पॉइंट लिखाते हुए चल रहे हैं। ये नोट्स ही तो है भैया, ऐसे ही लिखो जैसे हम लिख रहे हैं। हेडिंग डालो अव्ययी भाव समास, फिर हम परिभाषा लिखते चलो, बीच में वीडियो रोक रोक के लिख लो, ठीक, ऐसे ही लिखते आप चले जाइए, आपका नोट्स बन जाएगा। यही आपको नोट्स स्कूल जब खुलेगा चेक करा दीजिएगा, ठीक। तो हम आपको यही बताएंगे कि आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और तन मन से मन लगाकर विधिवत पढ़िए। एडमिशन जिसका नहीं हुआ है, जिसका हुआ है वो परिमित सहपाठी को बताएं कि दर्ज कराएं, ठीक। कोई समस्या होती है तो MDI स्कूल पर आकर मिलिए। चलता है स्कूल 9 बजे से 1 बजे तक। आकर आपके यहाँ पर जो भी दिक्कत है आप कह सकते हैं, ठीक। जब भी आए मास्क लगा कर आए, ये पूर्ण रूप से आपको सावधानी बरतना है। अकेले आए, हो सके तो माता पिता को एक साथ आए तो वो भी सुरक्षित आए, मास्क लगा कर आए, भीड़ में ना आए, ठीक। यहाँ आने के बाद जो भी व्यवस्था उसका आप पूरा नियम का पालन कीजिए, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद।